ये कहानी है 8 साल की चुनमुन की। चुनमुन खुद से पतंग बनाती है और उसे बेचती है। कभी किसी बड़े मॉल के बाहर, कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, कभी किसी स्कूल के बाहर तो कभी किसी पार्क में। पूरा दिन वो पतंग बेचती और शाम को अपने घर जाती। पतंग ले लो साहब, पतंग ले लो, नीली पीली हरी लाल पतंग ले लो। पापा मुझे पतंग दिला दो ना प्लीज, लाल पतंग दिला दो ना प्लीज पापा प्लीज। अरे बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, अरे पतंग नहीं उड़ा पाओगे बेटा। उनकी बातें सुनकर चुनमुन उनके पास आती है। मुन्ना को पतंग दिला दो ना साहब, वो उड़ा लेगा आराम से। अब तुम मुझे सिखाओगे कि ये पतंग उड़ा सकता है कि नहीं? चलो जाओ यहाँ से, हमें नहीं लेनी पतंग वतंग, जाओ जाओ। नहीं साहब, मैं क्या सिखाऊंगी, वो मुन्ना जिद कर रहा था इसीलिए। चुनमुन को वहां से जाना पड़ा। उसने पार्क में और भी लोगों को पतंग बेचने की कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसकी सिर्फ 2 ही पतंग बिकी। कुल मिलाकर उन पतंगों के 10 रुपए मिले उसे। सिर्फ 10 रुपए? इनसे मैं बाबा अम्मा के लिए खाने के लिए क्या ले जाऊं? वो बेचारे मेरी राह देख रहे होंगे। कल भी उन्होंने पूरा दिन 2 बिस्किट ही खाया था। 8 साल की चुनमुन पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी। चुनमुन की माँ को कैंसर था, वो हमेशा बिस्तर पर ही रहती थी। पिता के साथ कुछ दिन पहले ऐसी घटना घटी जिसके कारण परिवार का सारा बोझ चुनमुन के छोटे कांधे पर आ गया। चुनमुन को आज भी वो दिन याद है जब एक दिन अब्दुल चाचा भागते हुए उसके पास आए थे। अब्दुल चाचा उसके पिताजी के साथ एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। चुनमुन, चुनमुन। क्या हुआ अब्दुल चाचा, आप इस तरह हाफ क्यों रहे हैं? बेटा तू जल्दी से अस्पताल चल, तुम्हारे बाबा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जब वो बातें कर ही रहे थे कि बिस्तर पर पड़ी चुनमुन की माँ ने चुनमुन को आवाज दी। चुनमुन, बेटा चुनमुन, क्या बात हो गई? अब्दुल चाचा क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो बाबा ने जरा मुझे फैक्ट्री बुलाया है। ये कहकर चुनमुन अब्दुल चाचा के साथ भागती हुई अस्पताल पहुंची। अस्पताल जाकर उसे पता चला कि उसके पिताजी बहुत सीरियस हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है। असल में उसके पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। लोगों का दम घुटने लगा। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। बाकी सारे लोग तो निकल गए, लेकिन चुनमुन के पापा अंदर ही फंस गए। असल में उस समय चुनमुन के पिता बहुत ऊंचाई पर चढ़कर कोई मशीन ठीक कर रहे थे। उनका भी दम घुटने लगा और चक्कर आने लगे। उन्होंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो संभाल नहीं पाए और ऊंचाई से नीचे गिर गए। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब वो पूरी जिंदगी चल नहीं पाएंगे। और क्या डॉक्टर साहब? और क्या डॉक्टर साहब? अब वो कभी देख भी नहीं पाएंगे। जहरीली गैस का बुरा असर उनकी आंखों पर भी पड़ा है। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद चुनमुन के पिता घर आ गए, लेकिन अब वो बहुत खामोश रहते और सारा दिन अपने परिवार की चिंता करते रोते रहते। अरे बाबा, आप फिर से रोने लगे? क्या करूं चुनमुन, भगवान ने हमारी तुम्हारी किस्मत में इतने आंसू जो लिख दिए हैं। तुम्हारी माँ पहले से ही बिस्तर पर थी, ऊपर से मैं भी अब किसी काम का नहीं रहा। अब ये घर कौन चलाएगा बेटा? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। अपाहिज की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर चुनमुन ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आपको मेरी कसम जो फिर कभी मरने की बात कही, मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी घर। लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है, तुझे तो अभी गुड़ियों के संग खूब खेलना है। देखना, तेरी गुड़िया भी मैं उस दिन नहीं ले पाया। नहीं नहीं, मुझे गुड़िया पसंद नहीं,
मैं अब काम करूंगी बाबा, काम करूंगी, काम। चुनमुन ने अपने बाबा को कह तो दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अब्दुल चाचा ने ही उसे पतंग बनाकर बेचने का आइडिया दिया। उस दिन से ही वो पतंग बेचने लगी। बहरहाल शाम हो गई थी। 10 रुपए से आज चुनमुन ने पोहे खरीदे और घर पहुंची। बाबा, बाबा, अम्मा, अम्मा। अरे तू आ गई बेटा। आज तो तेरे पतंग खूब बिके ना। अब तो मकर संक्रांति आने वाली है। हाँ बाबा, बिके हैं, खूब बिके हैं। तभी तो आज मैंने आपके और अम्मा के लिए पोहे लाए हैं। आप दोनों को पसंद है ना? हाँ बेटा, बहुत पसंद है। रुकिए, मैं आप दोनों के लिए प्लेट में लेकर आती हूँ। और अपने लिए? वो बाबा, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने बाहर ही खा लिया। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना, नहीं तो बीमार हो जाओगी। हाँ। चुनमुन ने अपने बाबा और माँ से झूठ कहा कि वो खा चुकी है। असल में बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर में जब उसे जोरों की भूख लगी तो पार्क के नल से भरपेट पानी पी लिया। अगली सुबह चुनमुन फिर पतंग बेचने निकल पड़ी। आज वो एक मॉल के बाहर अपनी पतंग बेचने गई थी। आज उस मॉल में शहर के सबसे बड़े रईस गौतम सिंघानिया का 13 साल का इकलौता बेटा रॉकी सिंघानिया अपने ड्राइवर के साथ खरीदारी करने आया था। गौतम सिंघानिया बहुत ही उदार दिल के थे, लेकिन उनके बेटे रॉकी सिंघानिया को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। जैसे ही वो अपनी लंबी सी महंगी कार से उतरा, चुनमुन भागकर उसके पास पहुंची। पतंग ले लो साहब, पतंग ले लो, लाल पीली पतंग ले लो। अरे नहीं चाहिए पतंग, चलो हटो यहाँ से। साहब एक पतंग ले लो ना, सुबह से बोनी नहीं हुई है। तुम बहरी हो क्या? सुनाई नहीं पड़ता? चलो हटो सामने से। तुमसे गंदी बदबू आ रही है, गरीबों वाली बदबू। यू पुअर गर्ल। गरीबों वाली बदबू, ये क्या होता है? बेचारी चुनमुन सोचती रही, लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं मिला। उस दिन भी उसकी ज्यादा पतंगे नहीं बिकी। निराश होकर शाम को जब वो घर जा रही थी तो भी उसके दिमाग में यही शब्द गूंज रहा था, गरीबों वाली बदबू। उसने अपने बाबा से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन उसके बाबा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात को 2 दिन बीत गए। मकर संक्रांति अब बिल्कुल नजदीक आ गई थी। आज चुनमुन एकदम सवेरे से ही ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी पतंग बेच रही थी। पिछले कई दिनों से वो ना तो ठीक से सो पाई थी और ना ही भरपेट खाना खाया था। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। चुनमुन वहीं बैठ गई, लेकिन पता नहीं उसे कैसे नींद आ गई। उस दिन रॉकी सिंघानिया उधर से गुजर रहा था तो उसने फिर से चुनमुन को देखा। उसे सोता देख उसके दिमाग में एक खुराफात आई। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कार से उतरकर चुनमुन के पास गया और उसकी सारी पतंग उठा लिए और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। पीछे बैठे रॉकी ने फिर एक एक कर चुनमुन के सारे पतंग फाड़ दिए और गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर चुनमुन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी पतंग गायब है। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो ये बात अपने माँ बाबा को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये सब जानकर वो बहुत दुखी होते। शाम को वो अपने घर पहुंची। बाबा, अम्मा, बाबा। तू आ गई बेटा, क्या बात है? आज तेरी आवाज में उदासी कुछ ज्यादा ही झलक रही है। आज पतंग नहीं बिके क्या? नहीं बाबा, पतंग तो आज सारे बिक गए, लेकिन क्या? मेरे सारे पैसे कहीं गिर गए बाबा, मेरे सारे पैसे कहीं गिर गए। ये कहकर चुनमुन फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर रॉकी सिंघानिया के ड्राइवर ने उसे ये सब करते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो रॉकी के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने सारी बात गौतम सिंघानिया को बता दी। गौतम सिंघानिया को जब सारी बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने चुनमुन के घर का पता लगवाया और खुद उसके घर जा पहुंचे। लेकिन चुनमुन के घर पहुंचकर उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा।
लेकिन उन्हें सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उन्हें ये पता लगा कि चुनमुन के पापा की इस हालत के जिम्मेदार वो भी हैं। असल में चुनमुन के पापा गौतम सिंघानिया की फैक्ट्री में ही काम करते थे जहां गैस लीकेज हुआ था। फैक्ट्री के मैनेजर ने उन्हें गैस लीकेज की बात तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि उस गैस लीकेज में एक आदमी अपाहिज हो गया था। अब तो गौतम सिंघानिया खुद को और भी दोषी मानने लगे। वो चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंचे। रॉकी सिंघानिया ने जब उसे देखा तो, डैड, ये आप किसे घर ले आए? इस लड़की से गंदी बदबू आती है, छी, गरीबों वाली बदबू। गौतम सिंघानिया ने रॉकी के मुंह से जब ये सुना तो उसे जोरदार तमाचा मारा। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए था। तुम इस लड़की को कह रहे हो कि इससे गंदी बदबू आती है? गंदी बदबू तो तेरे डैड से आनी चाहिए, जिसके कारण इसका ये हाल हुआ। तेरे बाप को तो जेल में होना चाहिए, जिसने इस लड़की को छोटी सी उम्र में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। बेटा, मुझसे तो सब अनजाने में हुआ, लेकिन तुमने तो जानबूझकर इस बेचारी की पतंग चुरा ली। तुम्हें पता है, वही पतंग इसकी रोजी रोटी है। उसी से ये अपने अपाहिज और अंधे पिता और बीमार मां की देखभाल करती है। गौतम सिंघानिया ने तब सारी बात रॉकी को बताई। रॉकी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने चुनमुन से माफी मांगी। गौतम सिंघानिया ने चुनमुन के परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली। अब वो पतंग नहीं बेचती, अब वो स्कूल जाती है। उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और अपने माँ बाबा का इलाज करना है। रॉकी अब बिल्कुल बदल गया है। चुनमुन को अब वो अपनी छोटी बहन मानता है। हर महीने वो गरीबों की झुग्गियों में जाकर उनकी मदद भी करता है। अब वहाँ उसे कोई बदबू नहीं आती, अब तो उसे खुशबू आती है, प्यार की खुशबू, जो उसे गरीबों से मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।